गाइस मैं सारसन मैं मोहम्मद अशरफ। मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं अंकित अवस्थी सर की वीडियो को टाइटल तो हिंदी में पहले देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश की राजनीति में हुए एक बहुत बड़े घटनाक्रम के ऊपर जिक्र करने के लिए। घटनाक्रम क्या है? देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, यानी कि पद पर रहा हुआ मुख्यमंत्री जो पद पर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह हुआ है दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ। तो बड़ा सवाल आज के सेशन का यह है कि भारत में पहली बार, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे आंसर कह सकते हैं कि सर लालू प्रसाद जी भी तो गिरफ्तार हुए थे, सोरेन साहब भी तो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे वो सभी लोग अपने पद से इस्तीफा देकर गए थे। यहां पहली बार है कि सीएम अपने पद पर बरकरार हैं और एक क्रिमिनल केस के अंदर ईडी ने उन्हें अंदर जेल में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा मामला यह बनता है कि जब सीएम ही नहीं है किसी राज्य में या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में क्या संवैधानिक आधार बचा कि वहां राज करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बची? और अगर नहीं बची तो क्या यह आधार है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का? राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में शासन लाने का। क्या यह एक आधार है? तो आज के सत्र में विशेष चर्चा होगी इस बात की कि क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए और वो कौन सी कहानी है जिसके चलते केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। वर्ल्ड मीडिया केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर क्या कह रहा है, अपोजिशन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कह रहा है, सारी बातें आज के सेशन के अंदर बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो कुछ तस्वीरें देखिए जिसमें आपको केजरीवाल साहब बैठ करके गाड़ी में पीछे की सीट पर जाते हुए दिख रहे हैं। यह गाड़ी खास है, ईडी के लोग इनको गिरफ्तार करके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। सर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, कल यह सुर्खी बनकर आती है और हेडलाइन बनते ही पूरे देश के अंदर छा जाती है कि सिटिंग सीएम है, यानी कि पहली बार देश के अंदर कोई सीएम गिरफ्तार हुआ है। सोरेन साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो सीएम के पद से इस्तीफा देकर गए थे, लेकिन ये गिरफ्तार हो गए हैं। यही कारण है कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यहां पर केजरीवाल को आप जाते हुए एक्साइज पॉलिसी स्कैम के अंदर गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख सकते हैं। जैसे ये गिरफ्तारी हुई थी, हमने उस समय ट्वीट भी कर दिया था और आप लोगों को उसी समय पर एक वीडियो मैसेज भी भेज दिया था जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि इस पर मैं डिटेल सेशन लेकर आऊंगा। जब तक इस पूरे मसले को आप तक क्रिस्टल क्लियर ना कर दिया जाए विषय वस्तु क्या है, तब तक वो जल्दबाजी होती, इसलिए रात को मैंने आपके पास में एक वीडियो मैसेज डाल दिया था। अब हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, सड़कों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा, अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, डेरेक ओब्रायन साहब, साकेत गोखले, ये सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया में इसे एक लोकतंत्र की मतलब हार के रूप में, लोकतंत्र की हत्या के रूप में, देश के अंदर डेमोक्रेसी के पतन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई देश के अंदर एक सीएम को, जो कि अपोजिशन के अंदर था, अपोजिशन की पार्टी में था, इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कारण से यह एक बड़ी घटना सभी अपोजिशन के लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। यहां पर कुछ तस्वीरें हैं, रात भर से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं सीएम के हाउस के बाहर। सीएम के हाउस के बाहर ईडी की कार्रवाई के चलते आतिशी जी आकर के अपनी तरफ से बात रखती हैं और कहती हैं कि ईडी की कार्रवाई चल तब से रही है, हमारे बड़े बड़े नेता चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, फिलहाल जेल के अंदर हैं, लेकिन इतने समय में लगभग 500 से अधिक ईडी की जांच एजेंसी की कार्रवाइयों के अंदर लगे हुए जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी वो इस तरह की साजिश कर रहे हैं। अभी जिस समय हम सेशन कर रहे हैं, संभवतया उसी समय इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्टिंग के लिए कल रात को ही पहुंचा दिया गया था। 21 तारीख की 8:45 बजे आप यह सुर्खी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग संभावित है, तो हो सकता है अपन जब सेशन खत्म करें तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई इस पर वर्डिक्ट आ जाए। हो सकता है इस गिरफ्तारी को वो अवैध घोषित कर दे या कंटिन्यू रहने का निष्कर्ष निकाल दे। जैसा भी होगा यह मामला देखने योग्य होगा। ठीक है,
कल का घटनाक्रम क्या हुआ उसको इतना सा समझ लीजिए कि ईडी की टीम शाम 7 बजे केजरीवाल साहब के घर पहुंची। शाम 7:30 बजे आपके नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी जब केजरीवाल जी के घर में अंदर जाने के लिए गए तो उन्हें रोक दिया गया। 8 बजे राघव चड्ढा बोले कि केजरीवाल को अरेस्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। 8:01 पर केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पहुंच जाती है। केजरीवाल के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया। 8:20 पर केजरीवाल के आवास के बाहर आपके कार्यकर्ता और नेता जुटने शुरू हुए। उनके घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई। नारेबाजी कर रहे आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 9 बजे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। वर्तमान में सीएम के हाउस के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को खड़े हुए आप देख सकते हैं। साथ में इनके घर के बाहर 144 यानी कि 4 से अधिक लोगों के जुटने के ऊपर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज देश स्तब्ध है। अदालत में एक मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री ने एजेंसीज को भेजकर देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई। ऐलान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है, दिल्ली का अपमान है। लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आपको नेस्तनाबूद कर देंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। वे अपनी गलतफहमी दूर करें। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी राय जी, गोपाल जी, इन सब ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तरफ से इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। अब मुद्दा बनता है कि आम आदमी पार्टी जिस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, आफ्टर ऑल वो मामला है क्या? ऐसा क्या है जिसके चलते केजरीवाल जी की इतनी बार से ईडी बुलावा भेज रही थी कि चले आओ, समन कर रही थी कि पूछताछ करने के लिए कि आप चले आओ। फिर उन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया? गिरफ्तारी वाले दिन क्या हुआ? साथ ही साथ गिरफ्तार क्यों किया गया? ये थोड़ा लेटर ऑन हम आपको चल के आगे बताएंगे। तो देखिए, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। ले जाकर के जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो मेडिकल कराया जाता है उस व्यक्ति का। तो आरएमएल अस्पताल से टीम इनकी जांच करने के लिए मेडिकल के लिए पहुंची और उसके बाद में फिर ईडी अपने साथ में इनको लेकर चली गई। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनको लगातार 9 बार समन भेज चुकी थी, यानी इन्हें बुलावा पूछताछ के लिए भेज चुकी थी। 2 नवंबर 2023 से ही, यानी कि लगभग 4 महीने से ही, 5 महीने से ईडी इन्हें लगातार बुलावा भेज रही है। इनकी तरफ से हमेशा यह कहा गया कि यह एक राजनीतिक प्रयास है, गैर कानूनी है, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से लगातार इनके द्वारा समन भेजे जा रहे थे, बुलावा भेजे जा रहे थे और ईडी की बुलाने पर केजरीवाल नहीं जा रहे थे। फाइनली यह हुआ कि गैर कानूनी बताते हुए 16 मार्च 2024 को केजरीवाल साहब हाईकोर्ट पहुंचते हैं और हाईकोर्ट जाकर कहते हैं कि ईडी वाले मुझे बुला क्यों रहे हैं। यह वो दिन है जिस समय आचार संहिता की घोषणा होती है। ईडी के बारे में हाईकोर्ट जब पहुंचते हैं केजरीवाल साहब, तो हाईकोर्ट ईडी के ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं कि भाई तुम लोग इन्हें बुलावा क्यों भेज रहे हो? आफ्टर ऑल ऐसा है क्या तुम्हारे पास जिसके चलते सीएम को बुलाया जाता है? तो कहते हैं कि हाईकोर्ट, दिल्ली की हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए और उन दस्तावेजों को बस देखते ही, मतलब 2 घंटे के अंदर हाईकोर्ट ने दस्तावेज देखे और देखते ही कह दिया कि नहीं 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 नहीं, हम इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। यानी केजरीवाल साहब को हाईकोर्ट की तरफ से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था कि भाई इनको, ये हाईकोर्ट गए क्यों थे? केजरीवाल साहब ने डिमांड की थी कि मैं पूछताछ में तो चला जाऊंगा, मुझे ये गारंटी दे दो कि मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। तो हाईकोर्ट ने इनको सुनते हुए कहा कि चलो ईडी वाले चले आओ, आफ्टर ऑल क्या है बताओ। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं पूरी तरह से आपके सामने पेश होने को तैयार हूं, मुझे बस ये कह दो कि मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। कोर्ट में इन्होंने अपनी तरफ से यह बात कही, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको गिरफ्तारी से, हाईकोर्ट ने डिनाई कर दिया कि हम केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, इनको हम गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते। यह घटना कब की है? 21 मार्च की। तो अब सिलसिलेवार तरीके से एक बार देखिए, 16 मार्च को इनको समन किया गया। समन के खिलाफ ये हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी तरफ से डिमांड रखी कि सर मैं ईडी के सामने जाने को तैयार हूं, मुझे आप ये आश्वस्त कर दो कि गिरफ्तार नहीं करोगे। हाईकोर्ट ने उस मामले को देखा, ईडी के लोगों को बुला के उनके कागज चेक किए तो हाईकोर्ट ने 21 तारीख को मना कर दिया कि नहीं केजरीवाल साहब, हम आपकी गिरफ्तारी से आपको राहत नहीं दिलवा सकते। इस लाइन का, यानी 21 मार्च को घटी इस घटना का बहुत बड़ा महत्व था। महत्व यूं था
कि भाई इसका मतलब साफ हो गया कि खुद हाईकोर्ट मान रही है कि ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जिनके चलते इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और हुआ भी यही। जैसे ही 21 मार्च को यह फैसला आया, इसके तुरंत बाद 22 मार्च को तो ईडी की टीम केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी से रक्षा करने से इनकार कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब यहां तक ईडी ने गिरफ्तार कैसे किया यह तो समझ में प्रक्रिया आ गई, लेकिन क्यों किया, अब इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा क्यों की गई, यानी कि वो कारण क्या था, वाई ईडी अरेस्टेड केजरीवाल। अब कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, केजरीवाल साहब पर आरोप है शराब माफिया से रिश्वत लेने का। शराब माफिया से रिश्वत लेने का आरोप क्यों है? आरोप इसलिए है क्योंकि दिल्ली में कोरोना काल के अंदर एक्साइज पॉलिसी लेकर आए थे मनीष सिसोदिया। यह बात है वर्ष 2022 के मध्य की, जिस समय आबकारी नीति लाकर, आबकारी नीति क्या होती है पहले यह समझ लीजिए। हर राज्य जिसमें शराब बिकती है वहां शराब बेचने के लिए सरकार कुछ नियम कानून बनाती है। क्यों? क्योंकि शराब को खुलेआम नहीं बेचा जा सकता, तो ये प्रावधान रखे जाते हैं। शराब को बेचते समय सरकार की मंशा ये होती है कि हम शराब इसलिए बिकवा रहे हैं ताकि जो एडिक्ट लोग हैं वो अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचा लें, और जब वो कोई इतना जबरदस्ती मरा ही जा रहा है तो उसको हम शराब उपलब्ध कराएं, तो उपलब्ध कराकर उससे हम राजस्व अर्जित कर लें। अब देश में जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत अब एक्साइज है। चाहे आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं भी उठाकर देख लीजिए, यहां पर दारू के ऊपर लगा हुआ टैक्स सबसे बड़ी कमाई माना जाता है, एक्साइज टैक्स के नाम से, जैसे आप जानते हैं। तो दिल्ली में कोरोना काल के बाद आपको मालूम है कि कोरोना का एक लंबा प्रभाव रहा। कोरोना के अंदर हालांकि जिसने सबसे ज्यादा सेल की थी वो शराब ही थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लाइसेंस धारक जो शराब बेचने के लिए, अच्छा हाँ ये भी समझ लीजिए, शराब बेचना हर किसी को परमिट नहीं होता, पहले सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, जिसे आप लाइसेंस कहते हैं। सरकार उस लाइसेंस की एवज में पहले कुछ पैसे आपसे रखवाती है गारंटी के रूप में कि ये पैसे आप हमें जमा कराओगे तभी जाकर आपको शराब बेचने की परमिशन दी जाएगी। तो उस परमिशन की बदौलत ही कोई व्यक्ति शराब का कारोबार कर सकता है। राज्य सरकारें अपने नियम से यह निर्धारित करती हैं कि कितने वार्डों में शराब बिकने की परमिशन दी जाएगी, अधिकतम कितनी दुकानें खुलेंगी, इन दुकानों के अलावा कहीं शराब और नहीं बिकेगी, शराब का कहीं विज्ञापन नहीं होगा, शराब को अधिकृत शराब की दुकान के अलावा कहीं और नहीं बेचा जाएगा। ये तमाम बातें शराब पॉलिसी के अंदर मेंशन की जाती हैं। ये सारा की सारा मामला उसी शराब की नीति से है। मनीष सिसोदिया उस समय एक्साइज मिनिस्टर यानी आबकारी के मंत्री हुआ करते थे। उनके एक फैसले से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता, तीनों की तीनों फिलहाल बड़े लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जा चुके हैं। ठीक है साहब, केजरीवाल जी जेल कैसे गए, अब उसके पीछे की कहानी सुनिए साहब। देखिए, आपको जो यहां पर लोग दिख रहे हैं, इन सारे लोगों को एक बार के लिए संभवतया याद नाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि चर्चित नाम इनमें से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही हैं। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ नामों को देखें, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, राघव मांगुटा, पी शरत रेड्डी, नाम से अगर पहचाने तो कुछ लोग आपको साउथ इंडियन यहां पर देखने लगेंगे। अभिषेक बोनपल्ली, बुच्ची बाबू गोरांटला, बिनाय बाबू, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां पर कुछ लोग आपको साउथ के लोग दिखाई देने लगेंगे, दक्षिण भारत के लोग दिखाई देने लगेंगे। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनने लगेगा, दक्षिण भारत के लोगों का दिल्ली में क्या कनेक्शन है? अब उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो मनीष सिसोदिया जी काम कर रहे थे, वो एक पॉलिसी लेकर आए। 17 नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने राज्य के अंदर नई शराब नीति लागू करी, जिसमें शहर को यानी पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलना निर्धारित हुआ। दिल्ली की जो नई सरकारी नीति बनाई गई, इसमें दुकानों को सभी को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि दिल्ली की शराब की दुकानों में 60% दुकानें सरकारी होती थी यानी सरकार चलाती थी, और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। अब जब नई पॉलिसी को लागू कर दिया गया तो इसकी वजह से 100% दुकानें दिल्ली में प्राइवेट हो गई, और सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इसकी वजह से हमें 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकार दुकान ना चला के प्राइवेट लोगों से कह रही है कि वो चला लें और इससे हमें राजस्व की प्राप्ति होगी।
सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना तक बढ़ा दी। जिस L1, यहां पर दो प्रकार की दुकानें चलती हैं, L1 और L7। एक है होलसेल में दुकान बेचने वाला और एक है रिटेल में दुकान बेचने वाला, सामान बेचने वाला। तो L1 की लाइसेंस फीस पहले ठेकेदारों को जहां 25 लाख रुपए देनी पड़ती थी, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसे 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इसी तरह अन्य कैटेगरी के अंदर भी लाइसेंस की फीस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए। शराब दो प्रकार से बिकती है। कैसे? एक आम व्यक्ति गया, जाकर के शराब की दुकान से शराब ले आया, लेकिन कुछ आपने बड़े बड़े मॉल टाइप से खुले देखे होंगे, कुछ बड़े बड़े बल्क में डील करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम लोग होलसेल कहते हैं। यानी कि एक बार में इकट्ठा माल ले जाओ, एक बोतल नहीं ले जाओगे। तो यहां पर दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए, एक L1 वाले और एक L7 वाले। एक वो थे जो रिटेल में बेचते थे, एक वो थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी बल्क में जो सामान बेचेगा, पहले तक बल्क में सामान बेचने का लाइसेंस 10 लाख रुपए में मिल जाता था। केजरीवाल साहब ने इसको 5 करोड़ रुपए में कर दिया। वहीं जो रिटेल में बिकने वाला 8 लाख रुपए का लाइसेंस था, वो बढ़ा करके 11.25 करोड़ में कर दिया। यानी कि अगर आप प्राइजेस में बढ़ोतरी देखें तो कितना प्रतिशत यहां पर वृद्धि कर दी गई, इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस प्रकार से करके आपने 850 दुकानें खोल दी हैं, तो निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो सरकार को इससे लाभ हुआ। जहां पहले 6,000 करोड़ रुपए ही सरकार को राजस्व प्राप्त होता था सरकारी खजाने में, अब 9500 करोड़ रुपए प्राप्त होने लगेगा। यह विचार दिमाग में आ गया। यानी सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लगभग 3500 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त लाभ होगा। यह बात आप इस पूरे की पूरे स्केच से समझ सकते हैं। चलिए, यदि यहां तक बात समझ में आ गई तो आपके दिमाग में एक बहुत जेन्युइन सा प्रश्न बनने लगेगा, तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर यहां पर सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो फिर इसमें गलती क्या है? अब गलती क्या है उसे ही आपको समझना है। यहां जो आपको दिख रहा है उसमें ही सारा की सारा लोचा है। कैसे हुआ यह कि ये जब नवंबर 2021 में पॉलिसी आई, 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के राज्यपाल से शिकायत की कि सर, मुझे पॉलिसी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। मुख्य सचिव यानी आईएएस में सबसे ऊंची पोस्ट का व्यक्ति, वो किसके पास गया? उपराज्यपाल के पास। क्यों उपराज्यपाल के पास? क्योंकि दिल्ली के अंदर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर सरकार, केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से कंट्रोल करती है। वो उपराज्यपाल के पास गए और कहने लगे, सर मामले में कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्यों है? बोले सर गड़बड़ ये है, जो मुझे लग रहा है कि आपने 10 लाख और 8 लाख वाले जो छोटे मोटे लोग थे, जो शराब बेचने वाले लोग थे, उनको एक ही बार में समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया से मतलब, जहां एक आम आदमी भी, छोटा व्यापारी भी दारू की दुकान खरीद सकता था, अब आपने इतना महंगा कर दिया उस दुकान को कि यह आम आदमी की बस की बात ही नहीं बची। अब जब यह आम आदमी के बस की बात नहीं बची, तो निश्चित ही इसमें कोई बड़ा व्यापारी आकर के ही भाग लेगा। क्योंकि अगर 11 करोड़ की एक दुकान हो जाएगी तो यह तो बहुत सारे लोगों के रीच से ही बाहर हो गई। तो बोले एक तरीके से पहला पॉइंट तो यह हुआ कि इन्होंने छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए यह प्रयास किया। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इससे राजस्व की वृद्धि हो रही है, तो इसमें कोई गुनाह होना नहीं चाहिए। पर बोले सर इसमें गुनाह है। बोले गुनाह क्या है? बोले सरकार ने लाइसेंस फीस बढ़ाकर यह तो कर दिया, दिखा दिया टेबल पर कि इतना लाभ होगा, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। बोले मतलब दुकान वाला क्या वाकई में इतना पैसा कमा पाएगा? तो इसका जवाब छिपा था शराब की कीमतों में। क्या था? जरा इधर देखो। अब भाई आपने 11 करोड़ की दुकान कर दी, तो इसका मतलब यह हुआ कि दुकानदार भी 11 करोड़ रुपए कमा लेता होगा। भाई कमाएगा तभी तो देगा, तो इसका मतलब कमाएगा कैसे हुआ? अब वो उधर चलिए आप। तो मान लो पहले शराब की एक बोतल 530 रुपए की हुआ करती थी। 530 रुपए की जब बोतल हुआ करती थी पुरानी शराब नीति में, तो व्यापारी को उसमें मात्र 33 रुपए का मुनाफा हुआ करता था और सरकार को 329 रुपए टैक्स प्राप्त होता था। शराब की दुकान पे से अगर आपने शराब खरीदी है तो लगभग 60% सरकार का मुनाफा होता था। वहीं नई शराब नीति जब आई तो सरकार ने यहां पर खेला कर दिया। क्या कर दिया? सरकार ने कहा कि उससे ठेकेदार से कि ठेकेदार अब यह मुनाफा तेरा ही हो गया, हमने तो आपसे एक ही बार में दुकान में पैसा ले लिया,
अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस मुनाफे को कितना रखना चाहते हो। 363 रुपए दुकानदार को मुनाफा दे दिया गया। सरकार ने कहा कि मैं मात्र 3.78 रुपए ही एक्साइज की ड्यूटी वसूलूंगी, बाकी तुम ऐश करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, प्रथम दृश्यता ये बहुत अच्छा प्लान दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? सरकार ने हेडेक दूर करके बहुत अच्छे से दुकानें पहले ही बेच दी। अब वो दुकानदार समझे और उसका मामला समझे, वो यहां पर बेनिफिट देकर चला गया। पर सरकार को तो लाइसेंस फीस मिलनी थी, लाइसेंस फीस मिल गई। लेकिन अब चूंकि ये काम हुआ तो यहां पर बहुत सारे लूपहोल्स आने लगे। क्या लूपहोल्स आने लगे? चूंकि छोटे कारोबारी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, तो एक बड़े कारोबारियों का ग्रुप आने लगा और उस बड़े कारोबारी का नाम था साउथ ग्रुप। अब यहां पर जो एक ग्रुप एंट्री किया वो था साउथ ग्रुप। दक्षिण भारत के नाम पर एक ग्रुप रजिस्टर्ड था दिल्ली के अंदर, जिसने बड़ी संख्या में यहां दुकानें उठाने का निर्णय किया कि अब यह मामला सारा अपन संभाल लेंगे। अब चूंकि सरकार ने कह दिया है पैसा अधिकतम आप ही को कमाना है, तो इन लोगों ने दुकानों की सब लेटिंग कर दी, यानी कि ब्रांचेस खोलना, विज्ञापन करना, शराब को बहुत आसानी से गली मोहल्लों में उपलब्ध कराना। जहां पहले वार्ड में 2 दुकानें खोली जा सकती थी, तो उन्होंने ब्रांचेस और डाल दी। बोले हम तो इतना पैसा देकर आए हैं तो हम तो भरपूर लाभ कमाएंगे, हम अपनी तरफ से फ्री हैं। बोले साहब इसमें भी चलो कोई बात नहीं, इसमें घोटाला कहां छिपा है, हमको तो यह समझ नहीं आ रहा है। सरकार का तो अल्टीमेटली फायदा ही हुआ है ना, घोटाले की कहानी क्या है? तो अब घोटाले की कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप इस न्यूज को ध्यान से देखें तो नवंबर 2021 में लाई गई पॉलिसी को जुलाई 2022 में वापस ले लिया गया। मतलब सरकार ने कहा कि हम इस पॉलिसी के आधार पर काम नहीं करेंगे। विचार कीजिए, नवंबर 21 में आप पॉलिसी लाए हो और जुलाई 22 में आप पॉलिसी को हटा रहे हो। तो यहां पर 2 प्रकार की बड़ी घटनाएं हुई। जिसने दुकान पहले पैसे देकर खरीदी है वो निश्चित ही इस बात से खफा होगा कि मैं इतना पैसा दे चुका हूं आपको, अब आप पॉलिसी हटा रहे हो, मैंने इतना धंधा विकसित कर लिया तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब लेकिन इस पर सवाल उठने शुरू हुए कि सरकार ने यह सारा काम क्यों किया। तो जुलाई 2022 से पहले ही वो जो चीफ सेक्रेटरी थे ना दिल्ली के, वो जाकर के किससे मिल लिए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि सर मामले में गड़बड़ है। सिसोदिया जी को जब यह बात समझ में आई कि मामला गड़बड़ पता चल गया है, इस विषय पर इन्होंने पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। यह वैसे हुआ जैसे आपने अगर 100 कमरे में लोग बैठे हों और आपने कहा मुझे पता है कि चोर कौन है, और चोर खुद उठ करके कह दे कि मैंने चोरी की है। सिसोदिया जी पर यह शक और गंभीर हो गया कि इसका मतलब इन्होंने, अगर मैंने शिकायत की और इन्होंने पॉलिसी वापस कर दी, इसका मतलब दाल में काला है नहीं, दाल ही काली है। तो दाल काली कैसे है? तो देखो, हुआ ये कि जो शराब के ठेकेदार थे ना, वो शराब के ठेकेदार अब सरकारी मुखबिर बन गए। मुखबिर मतलब जो सीबीआई और ईडी जांच करने आ रही थी उनके सहयोगी हो गए। सहयोगी कैसे? बोले सर हमें पता है कि मामले में गड़बड़ क्या है। बोले बताओ भाई क्या गड़बड़ है? बोले सर गड़बड़ यह है कि यह व्यक्ति हमको शराब लाइसेंस देने के नाम पर हमसे एडवांस पैसे लिया था, हमसे रिश्वत वसूली गई थी। बोले मतलब यह है कि तुम ही लोग, बड़े लोग इसको ले पाओगे, इसके लिए हमसे अलग से पैसे लिए गए थे कि हम तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति संजय अरोड़ा नाम का ठेकेदार सरकारी गवाह बन गया कि मैंने पैसे दिए थे, मैं गारंटी हूं इस बात की, तब जाकर सरकार ने हमें लाइसेंस दिया था। बोले उस पैसे का क्या किया? बोले उस पैसे का जो 22 के अंदर पंजाब में इलेक्शन हुआ था ना, उस इलेक्शन की फंडिंग करने के लिए जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने अपने जो मीडिया चीफ हैं उनको कह के कहा था कि ये मेरा लड़का है अय्यर करके, बोले इसको पैसे दे दो। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ठेके लेने की एवज में हमसे पैसे लिए थे। अब ये साउथ ग्रुप की कहानी क्या है? देखिए, तेलंगाना के जो सीएम हुआ करते थे चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी है के कविता, हाल ही में वो भी गिरफ्तार हुई हैं। और उनकी क्या कहानी है? के कविता जी ने साउथ ग्रुप की लॉबिंग की थी केजरीवाल जी से बात कराने के लिए कि केजरीवाल जी, साउथ का एक ग्रुप है जो दिल्ली में आकर के दुकानें लेना चाहता है। तो बोले फिर? बोले आप उनको दुकानें दे दो, ये आपको ऊपर से जो पैसा होगा वो दे देंगे। अब आप कहेंगे ये तो केवल कयास ही हैं। अगर कह रही हैं आतिशी जी आकर मीडिया के सामने कि पैसा है कहां, दिख कहां रहा है पैसा, अरे वो पैसा तो इलेक्शन में खर्च हो गया। यही तो बात कही जा रही है कि पंजाब के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर ये जो रिश्वत का पैसा आया था वहीं गया।
तो इस प्रकार से लगभग 260 करोड़ रुपए इस पॉलिसी के अंदर से निकाल करके शुरुआती टोकन मनी के रूप में ही दे दिया गया था। यानी उन ठेकेदारों ने जब छोटे मोटे ठेकेदारों को खत्म कर दिया तो बड़े ठेकेदार अपनी तरफ से सरकार को पैसा पकड़ाकर फंडिंग कर दिए चुनाव में कि लीजिए सर चुनाव लड़िए आराम से। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनकर आया कि लेकिन इससे भी सरकार का तो फायदा ही हुआ। एक तरफ से तो सरकारी राजस्व बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से चुनाव की फंडिंग भी हो गई। ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए, पैसा किसी को मिला नहीं तो फिर करप्शन कैसे हुआ? करप्शन नियति के अंदर ऐसे हुआ कि यहां पर उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अभी बढ़ाकर फीस दिखाई गई थी, इस फीस में मध्य में चल के राहत दे दी गई। यानी पहले तो छोटे कारोबारियों को खत्म किया गया, बड़े कारोबारियों को धंधे में लाया गया, बड़े कारोबारियों को धंधे में लाने की रिश्वत ली गई, ऐसा ईडी का आरोप है। रिश्वत लेकर के और उन्हें सरकारी तरह से बेनिफिट दिया गया। कैसे? उनसे बाद में यह कहा गया कि आप कोरोना के कारण चूंकि सेल्स कर नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पैसा हमें दे दो। यानी एक प्रकार से सरकार को जो वाकई में पैसा मिलने वाला था 9500 करोड़, वो मिला नहीं। वो पेपर्स में ही दिखाया गया कि इतना पैसा मिलेगा, वो मिला इसलिए नहीं क्योंकि सरकार बीच में उनसे कहने लगी कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत महंगी दुकानें उठा ली हैं, इनको चलने दो। कुल जमा बात यह है कि सरकारी खाते में जो पैसा वाकई में आना चाहिए था, जो सपने वाकई में दिखाए गए थे, वो पैसा भी नहीं आया। नंबर दूसरा, इस काम को करने की एवज में जिन लोगों ने रिश्वत दी थी, वो रिश्वत देने वाले लोग सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाहों को पकड़ के ईडी ने जब तार से तार जोड़ने शुरू किए तो इन तारों में कई लोगों के नाम जुड़ते चले गए, क्योंकि भाई जिसका पैसा चला गया, बीच में पॉलिसी खत्म हो गई, वो रिश्वत भी दे चुका है, वो दुकान भी दे चुका है, उसका तो वो बीच में अटक गया। इसलिए जो लोग ठेकेदार बने हुए थे, उन्हें जो ये भयंकर घाटा हुआ, इस घाटे के चलते वो जाकर के सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने सारे तार जोड़ दिए कि फलाने व्यक्ति से मैं तब मिला था, उस कैमरे में देख लो, उस व्यक्ति से मैं तब मिला था, उससे पूछ लो। ये सारे के सारे लोगों से पूछताछ करते करते तार जुड़ते जुड़ते पहुंच गए तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव की जो बेटी के कविता हैं, उनको ईडी लेकर आ गई कि मैडम आप बताओ किससे बात हुई थी? बोले केजरीवाल जी से बात हुई थी। बोले केजरीवाल जी से क्या बात हुई थी? बोले 100 करोड़ की बात हुई थी। तो ये सब बातें ईडी जोड़ करके पूरी वो बना लिया, सीक्वेंस बना लिया कि देखो यहां से पैसा घूम करके राउंड में आया है। अब ये राउंड में आया पैसा हाईकोर्ट के सामने रख दिया कि सर देखो ये रही सारी कहानी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे, उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए। बोले सर आप ही बता दो ये रहा पैसा, पैसा कहां है? अच्छा, अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि पैसा है कहां? ऑब्वियस ही बात है, आपसे यही तो कहा जा रहा है कि रिश्वत ली है तो रिश्वत का पैसा दिखाओ। वो पैसा दिखा इसलिए नहीं सकती सरकार क्योंकि वो तो चुनाव में खर्च हो गया। जो पंजाब के इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में जो खर्चा हुआ वो यहां से निकल कर गया था। तो उधर से अगर टेक्निकल पॉइंट पर चला जाए तो पॉइंट तो केजरीवाल जी का भी सही है, पैसा है कहां, किसको दिख रहा है पैसा? लेकिन पैसा देने वाला अभी पता चल गया है। पैसा देने वाला अपनी सारी रसीद दे रहा है कि ये देखो पैसा मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया था, ऐसे दिया था। जांच एजेंसीज अपने इन्हीं सारे तारों को जोड़कर उन तक पहुंची हुई हैं। इसके चलते हुए केजरीवाल जी गिरफ्तारी तक पहुंचे हैं। अब यहां पर एक बड़ा जो पॉइंट निकल कर आता है, ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं, ये सारी मैंने लिखित में दे दी हैं। कैसे कैसे किसको मुनाफा हुआ, क्या हुआ, पंजाब के इलेक्शंस को इसके माध्यम से इन्फ्लुएंस कराया गया है ना। साथ में इन लोगों का पूरा की मतलब पूरा साउथ ग्रुप ने कार्टेल बना करके ये के कविताएं जिनको गिरफ्तार करके लाया गया है, ईडी ने इनको गिरफ्तार किया इस एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत। और यहां पर ये आकर के मतलब 100 करोड़ रुपए का पूरा की पूरा मामला पहले निकल के आया कि इन्होंने पैसा लिया है। साउथ ग्रुप की सारी कहानी मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट बता चुका हूं। ईडी की गिरफ्तारी ने, ईडी ने जब के कविता को गिरफ्तार किया, अच्छा कविता खुद जाकर के भी वो मांगी राहत हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि नहीं मैडम नहीं दे सकते, मामला ही ऐसा है। क्योंकि समझिए जो गवाह बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि मैंने पैसा दिया है, वो गवाह डट के बैठे हुए हैं कि साहब हमने दिया है तो दिया है। अब दिया है तो गवाह के चलते वो सब अंदर, भाई क्राइम के अंदर जो क्राइम करने वाला व्यक्ति वो खुद कह रहा है कि मैंने इसको पैसे दिए हैं। अब बोलो वो खुद का इतना बड़ा करोड़ों का कारोबार दुकान दांव पे लगा के बैठा हुआ है,
इसके चलते फिर दिल्ली के एक नेता गिरफ्तार होने शुरू हुए। संजय सिंह के बारे में भी यही निकल करके आया कि दिनेश अरोड़ा जो शराब का कारोबारी है ना, यह शुरुआत में संजय सिंह से ही मिला था, जिसने उनकी मनोज सिसोदिया से मुलाकात कराई और उन्होंने दोनों ने मिलकर कहा कि पंजाब के इलेक्शन में फंडिंग करो तब जाकर बात बनेगी। तो यहां से फंडिंग हुई और इस प्रकार से पूरा की पूरा खेला सामने निकलकर आ गया। मतलब यहां पर आप देखें, कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। तो जो फीस माफ की गई वो तो सरकारी कोटे से गई और उसका लाभ चुनाव में पहुंचा दिया गया। यह खेल निकल करके आपके सामने आया। सोशल मीडिया बैनर, होर्डिंग के जरिए शराबों को बढ़ावा दे दिया गया। ये सब चीजें होने शुरू हो गई। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह से यहां तक का मामला समझ में आ गया होगा केजरीवाल जी किस आरोप के तहत अंदर गए हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या केजरीवाल जी को राहत मिल सकती है। देखिए, चूंकि यह बात प्रूव करना अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जांच एजेंसीज के लिए कि वो इस बात को सिद्ध कर पाए कि इन्होंने पैसा लिया था, इन्होंने ही लिया था और इनके माध्यम से ही सारा काम हुआ था। अगर यह बात प्रूव हो जाती है तब तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता है ना। लेकिन यह बात सिद्ध करना जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट तो मिलते नहीं हैं, वीडियो कॉल के थ्रू मिले हैं तो सारी डिटेल्स वगैरह निकलती रहेंगी। अब जांच एजेंसी ने क्या क्या जांच की है वो अलग बात है। अब अगला दूसरा पार्ट इस न्यूज का सेकंड पार्ट है और वो क्या है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब ये राष्ट्रपति शासन की क्या कहानी है, ऐसे समझिए। तो देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि कोई सीएम पद पर रह रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआरपीसी में यह लिखा गया है कि एक धारा 135 के क्लॉज ए के अंदर यदि कोई पीएम, मंत्री, लोकसभा राज्यसभा का सांसद, सीएम, विधानसभा का परिषद का अध्यक्ष, यदि सिविल मामलों में अगर इनको गिरफ्तार करने की नौबत आए तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे संपत्ति का मामला हो, कर्जे का मामला हो, वाद विवाद का मामला हो, इनको राहत है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन क्रिमिनल केस हो तो क्रिमिनल केस के अंदर जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी संभव है और शराब का घोटाला क्रिमिनल केस के अंतर्गत दर्ज किया गया है। तो सीएम केजरीवाल को कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना। तो ईडी ने जो थोड़े दिन पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा हमने उस पर भी सेशन किया हुआ है, तो वो सारी उसी तरह से इनको भी गिरफ्तार किया गया। अब अगला सवाल बनता है कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद ये अपने सीएम का पद छोड़ेंगे। तो देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट पर अगर बात करें तो सीएम का काम है जनता के लिए फैसले लेना, जनता के काम को करना। अब जब जनता का काम करने वाला व्यक्ति ही जेल में चला गया है तो इसका मतलब यह निकला कि जेल में जाने के बाद में संवैधानिक जो कार्य हैं दिल्ली के जनता के वो हो नहीं पाएंगे। 356 यानी आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन के लिए है, उसमें संवैधानिक रूप से उपलब्ध गतिविधियों के ना होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है। तो हो सकता है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार या फिर यह कहिए कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को लिख कर दें कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, आतिशी जी का कहना है, यानी कि आम आदमी पार्टी जी का कहना है कि साहब हम तो जेल से भी सत्ता चला लेंगे। तो क्या जेल से सत्ता चलाने का कोई प्रोविजन है? तो देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहा गया है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री और मंत्री को इस्तीफा अगर देना पड़े तो उसकी वजह से, मतलब टेक्निकली वो जेल जाए तो कामकाज में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अब जेल में क्या है, दिल्ली की जो जेल है ना वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आती है। अगर ये जेल से शासन चलाना चाहेंगे तो जेल से शासन चला तो सकते हैं, पर मुसीबत क्या है, जिस कोर्ट ने इनको जेल भेजा है वो कोर्ट इस बात की परमिशन दे कि केजरीवाल जी जेल से शासन चला सकते हैं। अब बात करी जाए कि क्या इसका मतलब तो फिर कोई भी सीएम जेल चला जाएगा? नहीं। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंदर, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो वो अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है। भले ही वो खुद जितनी भी जिद कर लें, लेकिन वो पद के लिए अयोग्य हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट के ऊपर है कि वो उन्हें जेल से चलाने दे सरकार या ना चलाने दे, और अगर उन पर फैसला हो जाता है तो फिर वो जेल से भी सत्ता नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई। आतिशी जी का कहना है जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता क्या है? राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यह होता है कि जो राज्य की मशीनरी है वो साइड में हो जाती है। उपराज्यपाल, मुख्य सचिव यानी केंद्र की तरफ से भेजे गए जो प्रतिनिधि हैं वही उस जगह पर अपना शासन चलाते हैं। चीजें यथावत चलती रहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई जो व्यवस्था है वो किनारे हो जाती है और राष्ट्रपति अपने माध्यम से सरकार पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। अब यह केजरीवाल जी के ऊपर है कि वो इस विषय पर अपनी तरफ से इस्तीफा देते हैं अथवा नहीं देते हैं। अब इस न्यूज का तीसरा पार्ट,
विश्व मीडिया ने इस विषय पर क्या कहा, तो देखिए, द गार्जियन लिखता है कि इंडिया अपोजिशन क्लेम कॉन्स्पिरेसी, यानी अपोजिशन इसे कॉन्स्पिरेसी कह रहा है दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को। गार्जियन ने इस तरह से लिखा है। रॉयटर्स लिखता है दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल अरेस्टेड इन लिकर ग्राफ्ट केस। इंडिया अरेस्टेड दिल्ली चीफ मिनिस्टर एज क्रैकडाउन ऑन अपोजिशन स्प्रेड्स। वॉशिंगटन टाइम्स इसे इस प्रकार से लिखता है कि अपोजिशन को दबाने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अल जजीरा लिखता है कि इंडियन अपोजिशन लीडर अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड ओवर करप्शन क्लेम, उन पर करप्शन के चार्जेस हैं इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स अमेरिका की तरफ से लिखा गया, सीनियर इंडियन अपोजिशन पॉलिटिकल अरेस्टेड अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। आम चुनाव से पहले अपोजिशन के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब अगर विश्व की तरफ से देखा जाए तो विश्व इसे कैसे देखने जा रहा है? विश्व देखने जा रहा है कि आम चुनाव से पहले एक नेता की गिरफ्तारी, आम चुनाव से पहले अपोजिशन को दबाने की तैयारी। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले चुनावों में विश्व मीडिया चुनावों में केंद्र सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र की बहाली में बाधा मानेगी। यह पहले से ही तय है। अगर चुनाव होते भी हैं तो ऐसी स्थिति में चुनावों में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए विश्व रूप से, वैश्विक रूप से सही नहीं मानी जाएगी। यह पहले ही इन हेडलाइन से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया अपोजिशन सेज मोदी राइवल अरेस्ट वीक बिफोर पोल्स, और बोले पहले ही कह दिया गया था कि इन्हें तो गिरफ्तार किया जाएगा और इसी के चलते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने इसी तरह से इस बात को मेंशन किया है। केजरीवाल साहब फिलहाल जेल में हैं और जेल में अभी इनके ऊपर सुनवाई होना बाकी है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको दूंगा। उन्हें हम लोग होलसेल कहते हैं, यानी कि एक बार में इकट्ठा माल ले जाओ, एक बोतल नहीं ले जाओगे। तो जी दोस्तों वीडियो तो होगी खत्म। वीडियो काफ़ी लेंथी थी, अब कोई ऐसी बातें जो, लेकिन अंकित सर ने बड़ी ही क्लियरली समझाया, काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होगी। मैं ये वाकई मैं भी सवाल उठा रहा था, मन भी कंफ्यूज था कि यार इंडिया के अंदर तो एक रियल डेमोक्रेसी है, उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्यों उठाया गया? चाहे एक तो रिटायर हो गया या छोड़ दिया, उसने रिज़ाइन कर दिया, या उसकी मुद्दत पूरी हो गई, नया सीएम आ गया, उसको पकड़ लेना तो रूटीन में चलो हो जाता है। तो उन्होंने हमारे वाला किस्सा लेकिन नहीं इस्लाम भाई, उनके ऊपर जो मसाइल है ना, जिस तरह हमारी FBR है ना, अभी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी है कि सिटिंग जो अली बिन गंडापुर साहब हैं, हो सकता है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। वो तो कोई ना कोई आरोप तो उन्होंने लगाना ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इन पर मसला ये है कि उन्होंने घपले बड़े किए हैं। पहले लाइसेंस दिए प्राइवेटाइजेशन के दौरान, मतलब कि वो जिस अंकित सर कह रहा था कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही किया केजरीवाल साहब ने। अगर सारा ये स्टोरी जो ना सिर्फ एक लफ्ज़ में बोला जाए तो, एक डायलॉग में बोला तो यही किया कि प्राइवेटाइजेशन में भी सरकार को फ़ायदा हो जाएगा। आम आदमी जनता पार्टी के क्या नाम रहे थे, अवामी पार्टी आई थिंक इसका नाम था, तो अवामी जनता पार्टी है, अवामी पार्टी जो भी है, केजरीवाल साहब ने उस वक्त भी फ़ायदा उठाया। फिर जब आदमी पार्टी है, अच्छा, फिर जब दोबारा वो लॉ वापस हुआ या वो कानून वापस हुआ, उसमें भी उनको फ़ायदा हुआ। मतलब कि बात करने का पर्पज़ ये है कि उनका केजरीवाल साहब ने घपले मारे हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर उसने किया तो भाई वाकई अपनी स्टेट के साथ नहीं, कंट्री के साथ, उसने माँ के साथ गद्दारी की है। इंडियन अक्सर कहते भी हैं कि भारत माता, मतलब माँ के साथ उसने गद्दारी की है। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी का जो है ना बात की है सर अंकित जो है, इन्होंने कि मतलब कि उसने कोई इतनी ज़्यादा करप्शन की नहीं की है। वीडियो से ये सारा बताने से पहले, मतलब कि जो है ना बनाया ना प्लस बताने से पहले वो बता रहे थे कि जो केजरीवाल साहब है ना, इन्होंने इनका ऊपर जो कुछ डिमांड थी या बीजेपी इनको को कहती थी, तो ये उनके मानते नहीं थे उनका ज़्यादातर कहना। तो बीजेपी ने ये सारा मतलब कि जो है ना काम किया। मेरी बात सुन, अच्छा, ये जो पलड़ा भारी हुआ है ना, ये बीजेपी की वजह से ये सारा काम हो चुका है। और ये एक वाकई ऐसा पाकिस्तान में भी आज तक नहीं होगा, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा सीएम है, सॉरी सेंट्रल मिनिस्टर, वो अपने पद पर हो भी तो उसको
कि गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। और खास तौर पर इंडिया में तो वाकई वो भी अंकित सर भी यही कह रहे हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री का हमारी हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हुआ है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। तो सही है ना, कानून जो अच्छा कोई भी बंदा कानून से ऊपर तो बाला नहीं तर है, देना इसका बताना चाहिए, यही है। ठीक है। इस पर मैं पाकिस्तानी मीडिया दे रहा हूँ, पाकिस्तान सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इस पर पाकिस्तान सोशल मीडिया कंपेयर कर रहा है इसको इमरान खान और अभी के हमारे जो चीफ मिनिस्टर KP के हैं अली मीन गंडापुर साहब के केस के साथ। क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब जो हमारे CM है ना KP के, उनको भी अदालत की तरफ से समन आया है, बुलावा आया है कि कोई करप्शन केस है या कौन सा है उस पर, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये वाला केस है अली मीन गंडापुर साहब के भी। अच्छा, एक बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी है भाई कि उन्होंने 9-10 मरतबा बकायदा हाँ जब बुलाया था बुलावा भेजा है कि भाई आप आए और अपना जो भी है आपका मुद्दा वो आप हल करवाएं। तो मुझे हैरत होती है, और मुझे उस वक्त केजरीवाल पे हैरानी हुई है और मुझे लगा है कि ये वाकई चोर है जब उन्होंने कहा कि मैं अगर आता हूँ लेकिन एक शर्त पे आता हूँ, आप मुझे पकड़ेंगे नहीं, आप मुझे जेल में नहीं डालेंगे। चोर की दाढ़ी में चोर उस वक्त जो है ना उसको पता चल जाता है उसकी दाढ़ी में तिनका है। इमरान खान साहब को जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाते थे तो आपको पता है जब एक मरतबा पकड़ा था, रेंजर ने जब पकड़ा था तो किस तरह पकड़ा था, सुप्रीम कोर्ट की अदालत के हाथे से वो पकड़ कर लेकर गए थे। हालांकि कानून में मतलब कि ऐसा वो जुर्म उन्होंने किया था रेंजर ने, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा। तो उस बेचारे को भी पता होगा कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, तो उसने रिक्वेस्ट की होगी कि मैं आता हूँ लेकिन मुझे पकड़ना नहीं है। बंदे को डर भी तो होता ही है, ये जरूरी नहीं कि तो इमरान खान साहब क्यों बार-बार जाते हैं? हालांकि जब वो उनको बुलाते थे तो वो जाते जरूर थे, उन्हें ये भी डर था कि मुझे पकड़ा जाएगा और वो ये पहले कह कर भी जाते थे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान में खौफ नहीं था कि मुझे पकड़ा भी लेंगे इमरान खान में। अच्छा, अब ये केस ऐसा है केजरीवाल साहब का, शराब बेचने का एक लाइसेंस है ना कि वो अंकित भाई ने तो बड़ी डिटेल के साथ बयान किया, हम तो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बात है कि शराब बेचना उनके साथ जो है ना इंडिया के अंदर बकायदा लाइसेंस है। हमारे यहाँ में वैसे इलीगल है लेकिन फिर भी हम इलीगल जो पीते करते हैं उनको भी पुलिस पकड़ती है, जो भी है हमारे यहाँ तो बिल्कुल बैन है ना टोटली। लेकिन इंडिया के अंदर ये सुनकर भी ताज्जुब हुआ कि इंडिया के अंदर ये बकायदा इसके लाइसेंस मिलते हैं और लाइसेंस पर भी भत्ताखोरी होती है। उसे क्या वो टैक्स एक किस्म का कि ये एक राज्य की हुकूमत ही टैक्स ले रही है, हालांकि ये तो काम है उसके सेंट्रल मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर होता है या जो उनका PM होता है उनकी ये काम है। तो ये केजरीवाल साहब को आई थिंक अब आर्टिकल के भी वो कुछ सहारे ले रहे थे अंकित सर, बड़ी डिटेल के साथ वीडियो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह भी हुई हैं। और ये मुझे पता लगा कि इसमें केजरीवाल साहब ने घपले मारे, इसमें BJP का कोई हाथ नहीं है, ना ही BJP ने ये कहा कि आप जाएं। जब उनको समन आते रहे तो क्यों नहीं गया? उसकी चोर वो क्या कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, उसके दिल अंदर मैल थी ना, इस वजह से नहीं जाते थे भाई। उनको डर मैं हूं ना, मेरी सुन ले, मैं अगर सच्चा हूं ना, मेरी बात सुन ले, मेरे अंदर कोई पाप नहीं ना, मुझे किसी का ताप नहीं होगा, मुझे किसी का बुखार नहीं चढ़ेगा यार मुझे वो कर देंगे, मैं जाऊंगा, मैं अपने दम पर यार मैंने कुछ किया नहीं, मैं जाता हूँ। हर शख्स एक मिजाज जैसा नहीं होता, यार किसी का मुख्तलिफ होता है, और सीम उसको डर होगा यार। इस पर एक और बात वाज़ेह होगी कि इंडिया के अंदर भी करप्शन होती है, तो वो तो होती भाई, ऐसे तो USA में भी होती होगी, और आम आदमी पार्टी जो है वो खुल्लम खुल्ला करती है, ऐसा ही है। खैर ये एक मिनट, तुमने आम को है ना पॉइंट आउट कर दिया। मैं ये तुझे कहना चाहता हूँ कि मैंने एक मरतबा देखा था, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, मैंने देखा था जो करप्शन के जो टॉप लीडर हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ उसमें नंबर 1 पे थे, PM मोदी भी उसमें थे, उनके BJP के यकीन जाने मैं हैरान हो गया। कहाँ सर्च किया उस दिन वाले तुम्हें कीजिए, जब वो रेल ब्रिज था तो आप ऊंचा ब्रिज सर्च करना शुरू कर दिया, सर्च करना भी सीखना चाहिए। अच्छा, कौन सी वेबसाइट है? कहा ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हो यार, तुम तो हिला दोगे इंडिया को भी, PM मोदी पर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हो आप। छोटा मुंह बड़ी बात, इसको मेरा ख्याल में इधर नहीं कंफर्म प्रूफ है। किधर से? गूगल से सर्च करके। गूगल से कैसे सर्च किया यार? कौन सी वेबसाइट है? दिन हो गया मैंने नहीं, दोबारा कर लेना, लेकिन इस पर अब इंडिया के लोग तुम्हें छोड़ेंगे। मैं दूंगा, तुमने वीडियो में लगाना है। चलता नहीं, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।